हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे। उसमें आप बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, ये पढ़ना पड़ेगा। उसका थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया, गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे किया, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आप नाइन्थ में अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, यही चीज़ आपको 11th में भी पढ़ना है। 11th में भी टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। और वहाँ आपको चाहे जेई या नीट किसी का प्रिपरेशन करेंगे तो केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। तो जिनको भी केमिस्ट्री आगे पढ़ना है उनके लिए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन यहाँ पर पढ़ाएंगे हम, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज़ दिया रहता है। जितना भी आप साइड बुक पढ़ते हैं ना, सब एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से हम समझेंगे कि ये चैप्टर कह क्या रहा है और क्या क्या इस पर सीखना है आपको। ठीक है, अच्छे से आपको समझाएंगे और साथ ही साथ आपका यहीं से 11th का बेस भी बनेगा। सारे टॉपिक आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जो भी बच्चे बीएसईबी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि कोई एटम दे दिया, उसमें बता दिया एटॉमिक नंबर उसका बता दिया, बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है। चार्ज स्पीसीज कोई दे दिया, कोई आयंस दे दिया, बताइए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है। तो जब तक आपको मॉडल्स नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब चैप्टर 3 में हम देखे थे कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है वो किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सारा का सारा मैटर उसी से, या तो एटम से बना होता है या मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम ही मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बना लेता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम। जो अलग अलग काइंड का जो हम मैटर देख रहे हैं ना, हम जो अपने आसपास जो आप अलग अलग काइंड का मैटर देख रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स। वो अलग अलग एटम्स के कारण ही हो रहा है। जैसे आप गोल्ड देखते हैं, गोल्ड है अपने आसपास, सिल्वर है, मैटर, सिल्वर क्या है? मैटर है ये सब। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, एलिमेंट है, साथ साथ मैटर भी है। और मान लीजिए प्लेटिनम देखते हैं, सल्फर देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, आयरन देख रहे हैं, ये सब क्या है? अलग अलग मैटर का फॉर्म है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंट? इसके अंदर एटम डिफरेंट है। सब के अंदर एटम है ना, सब तो एटम का ही बना होता है। तो सब के अंदर एटम अलग अलग डिफरेंट है, इसलिए ये मैटर भी, ये एलिमेंट भी आपस में डिफरेंट है। ठीक, तो जो लाइन हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आपको अपने नोट्स बुक में लिखना चाहिए। कंस्टिट्यूटिंग देम, नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब वो क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट करता है। मतलब हम डायरेक्ट बोल दिए कि गोल्ड जो है सिल्वर से डिफरेंट है। भाई दोनों एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे है? तो कहेंगे कि एटम डिफरेंट है। तो एटम में ऐसा क्या चीज़ है जो डिफरेंट है? एटम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, इसका भी एटम, इसका भी एटम है। एटम में ऐसा क्या चीज़ है जो दोनों में डिफरेंट है? एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्वेश्चन को भी अगर आप अपने नोटबुक में जगह देते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्वेश्चंस को आप मान लीजिए हम ग्रीन से कर देते हैं। व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब ऐसा क्या है जो एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम के एलिमेंट के एटम के अंदर जो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है। दूसरा, आर एटम्स रियली इंडिविजुअल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। क्या एटम जो है रियली इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल मतलब जिसको और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि डाल्टन बोले थे। और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम, या एटम के अंदर भी कुछ और छोटा चीज़ होता है? तो बिल्कुल है। आप उसी चीज़ के बारे में हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डाल्टन साहब क्या बताए थे? डाल्टन बताया था। तो मान लीजिए कोई ये हमारा एटम है, मतलब किसी भी मैटर को आप डिवाइड करते जाइएगा, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा जहाँ पर उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को वो एटम बोल दिया। लेकिन हम जानते हैं कि एटम के अंदर भी क्या होता है? एटम के अंदर होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में, और जो अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो एटम जो क्या है, डिविजिबल है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम इंडिविजुअल नहीं है। We shall find out the answer of to these questions in this chapter. We will learn about सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मतलब इसी सब ये जो क्वेश्चंस है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, ये जो दोनों क्वेश्चन इसका आंसर देखेंगे, और साथ ही साथ जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप जानते हैं जैसे कहीं लिख जाता है वाइस शब्द लिख जाता है, या डेप्यूटी शब्द लिख जाता है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो गया, डेप्टी
प्रेसिडेंट हो गया, ये सब क्या हो गया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गया, ये सब क्या होता है, डेप्टी मतलब छोटा, स्मॉल मतलब चीफ मिनिस्टर से छोटा। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो डेप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब क्या, चीफ मिनिस्टर से छोटा। तो उसी प्रकार से सब भी वही शब्द यूज होता है। तो एक तो एटम होता है, एटम तो अपने आप में एक छोटा है, और सब मतलब क्या, एटम से भी छोटा कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तो आपके सिलेबस में। लेकिन जैसे आप 11th 12th में जाइएगा या हायर स्टडीज में जाइएगा, आप देखिएगा कि इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स वहाँ पर होता है। और साथ ही साथ जो वेरियस मॉडल है, जे थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, एटम के लिए जो मॉडल दिया गया है उसके बारे में देखेंगे। मॉडल क्या है, मॉडल हमको बताता है कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है। आप कहिएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे है, प्रोटॉन ऐसे है, तो वो इसको दिखाना पड़ेगा ना सही से। तो एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से इसको बताया गया है, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर देखेंगे। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important property। मतलब साइंटिस्ट 19th सेंचुरी के एंड के आसपास जो साइंटिस्ट सबके पास जो बहुत बड़ा चैलेंज क्या था कि वही कि एक तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम भीतर से होता कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या है, उसको स्ट्रक्चर को बताना, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना। द इलूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब एटम का ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम जो जान पा रहे हैं आजकल, जो जान पा रहे हैं, वो कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए तब जाके हम जान पा रहे हैं। देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट डिविजिबल नॉट इंडिविजुअल कम फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट, इसको पेन चेंज करके बताते हैं आपको। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। मतलब एक पहला जो इंडिकेशन है कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, इंडिविजुअल मतलब एटम को और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो कहाँ से आया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आया है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 8 में कॉन्सेप्ट बताया गया था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, आप जानते होंगे कि जैसे नहीं कभी कभी पेंसिल को रब कर देते हैं या पेन को रब करते हैं, रब बाल में रब करते हैं और पेपर को टच करवाते हैं तो पेपर जो है टच हो जाता है, पेपर जो उसमें चिपक जाता है, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है। या मान लीजिए ये हमारा नल है, नल से पानी गिर रहा है, और जो आप कॉम्ब हेयर में कॉम्ब करते हैं उस कॉम्ब को यहाँ पास लाइएगा तो इसका जो धारा है, स्ट्रीम जो है, उसका डायरेक्शन थोड़ा इधर हो जाता है। इसका मतलब इस पर कुछ चार्ज था, इस पर कुछ चार्ज, ये चार्ज आपस में रिपेल किया है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं सबसे पहला इंडिकेशन यहीं से हुआ है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो एक दूसरे को दूर ले जा रहा है या एक दूसरे को चिपका रहा है। इसका मतलब कुछ तो कुछ है, एटम के अंदर कुछ न कुछ है जो इसको पास ला रहा है या दूर भेज रहा है। तो वहीं से पहला इंडिकेशन आया था। अब देखिए, चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है, चार्ज्ड पार्टिकल मतलब क्या, वह पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नेगेटिवली, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो उसी पार्टिकल्स के बारे में हम देखेंगे। For understanding the nature of charged particles in matter, let us carry out the following activities। एक एक्टिविटीज यहाँ पर करने के लिए कह रहा है वो कि कॉम्ब ड्राई हेयर, मतलब ड्राई हेयर आपका है उसको कॉम्ब कीजिए, मतलब कंघी कीजिए। डज द कॉम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। देखिएगा उसके बाद वो पेपर के स्मॉल पीसेज को अट्रैक्ट करने लगता है। रब ए ग्लास रॉड विथ ए स्टॉक सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रॉड नियर द इन्फ्लेटेड बैलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। मतलब एक ग्लास रॉड को रब कीजिए सिल्क के क्लॉथ से और उसको कोई बैलून के पास लाइए, इन्फ्लेटेड मतलब फुला हुआ बैलून के पास लाइए। देखिएगा कि मान लीजिए ये हमारा ग्लास का रॉड है, ये हमारा ग्लास का रॉड है और इसको आप रब कर दिए हैं, सिल्क के क्लॉथ से रगड़ दिए हैं। इसके ऊपर अगर बैलून लाइएगा ना तो बैलून देखिएगा नीचे नहीं गिरेगा, बैलून को ग्रेविटी के कारण नीचे चल जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरेगा। क्यों, ये रिपेल करता है, ये एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसी चीज़ को देखेंगे। देखिए, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, जब हम दो ऑब्जेक्ट को साथ साथ रब करते हैं, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज। एक दूसरे को जब हम रब करेंगे ना तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए, मतलब चार्ज का कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाता है, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज आया कहाँ से। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना है तो यहाँ से मिलेगा। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट द एटम्स इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब एटम जो है डिविजिबल होता है, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। वही चार्ज पार्टिकल जो है एक मैटर से दूसरे मैटर में ट्रांसफर हो जाता है और वो चार्ज हो जाता है।
मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम। मतलब बहुत सारा जो अपना साइंटिस्ट योगदान दिए तो उन्होंने बताया था कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स तो होता ही है। देखिए, इट वाज नॉन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेंट एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब 1900 तक ये पता चल गया था कि एटम तो इंडिविजुअल है, मतलब ये था कि एटम इंडिविजुअल है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट कंटेंट एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर एक क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा, मतलब एटम से छोटा भी कोई पार्टिकल्स होगा जिसको जे थॉमसन ने खोजा था। ठीक है, जे थॉमसन ने उसको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इवन बिफोर, उससे पहले, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है आइडेंटिफाइड हो गया था। E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them Canal ray। गोल्डस्टीन भी एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको हम क्या कहते हैं, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं, कॉल्ड कैनाल रे। E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiation in a discharge tube called canal ray। These rays were positively charged। वो कैनाल रे कैसा था, क्वेश्चन पूछता है कैनाल रे कैसा था, तो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन था, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जिससे कि जो दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी का एक प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो गया था, पता चल गया था कि उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है कुछ ना कुछ प्रोटॉन होगा। These subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron। ये जो subatomic particles था जिसके बारे में गोल्डस्टीन बता रहे थे कैंडल रे एक्सपेरिमेंट में, वो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के। उसका मास जो है, इट्स मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा मास होता है। इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, जिसका नाम क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया। इन ए जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई। इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई एंड प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन के 2000 गुना मास से के इक्वल होता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। प्रोटॉन का जो मास है उसको हम 1 यूनिट लेते हैं और उसका चार्ज जो है +1 लिया जाता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल। और इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या नेग्लिजिबल लेते हैं, मतलब बहुत कम मास होता है। अभी हम बताएंगे उसका मास कितना होता है। और उसका चार्ज जो है -1 लेते हैं। देखिए, इट इज सीम्ड दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा देखा गया कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होता है। म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेज, एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करता है। कैसे, मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भी है। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस होता है। 10 प्रोटॉन मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव चार्ज भी हो गया, 10 नेगेटिव। ये दोनों आपस में बैलेंस कर देता है। जितना प्लस उतना ही माइनस है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट करता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग ईच अदर। इट ऑल्सो अपियर दैट द प्रोटॉन्स वेयर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। ये भी बाद में पता लगा कि प्रोटॉन जो है एटम के इंटीरियर में होता है, अंदर में होता है। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड इजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारा एटम है, ठीक है, तो एटम के अंदर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, प्रोटॉन जो है यहाँ पर अंदर में होता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जो एक से दूसरे में जाता है ना, तब वो जो है स्पीसीज है वो चार्ज हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्लस वाला था, 10 माइनस वाला था, एक माइनस वाला निकल गया, ठीक है, तो प्लस वाला तो 10 था ही, माइनस वाला कितना ही हो गया, माइनस वाला 9 ही हो गया, तो 10 में से 9 गया, एक प्लस वाला तो बढ़ गया, तो इस पर चार्ज होता है प्लस है, और ये जहाँ जाएगा उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, वहाँ पर चार्ज हो जाएगा माइनस। Now the big question was what sort of structure did this particle of the atom form। मतलब स्ट्रक्चर इसका कैसे बना, तो वी विल फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो। उसका हम एक यहाँ पर आंसर देखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। उससे पहले है वाटर कैनाल रे। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज। इस आंसर को हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले जो है रदरफोर्ड जे थॉमसन जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मॉडल दिए थे एटम का, और साथ ही साथ जो हमारा वो गोल्डस्टीन है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जे थॉमसन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो क्या किए थे ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे दोस्तों। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, देखिए इस प्रकार का एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक। इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा दिए, ताकि यहाँ से हम सारा का सारा एयर जो है बाहर निकाल लें। यहाँ क्या है, सारा का सारा एयर बाहर निकाल दे, ठीक है। ये मान लीजिए एक हमारा वैक्यूम पंप है,
वैक्यूम पंप है। और यहाँ पर दो प्लेट लगा दिए, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, एनोड जो था हमारा परफोरेटेड था, एनोड जो हमारा परफोरेटेड है, परफोरेटेड मतलब बीच बीच में यहाँ पर गैप था। ठीक है, एनोड जो हमारा परफोरेटेड है, गैप था। यह मान लीजिए हमारा कैथोड प्लेट है, कैथोड, ये नेगेटिव प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट। और ये हमारा एनोड है, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट होता है। ये कैसे पॉजिटिव होता है? तो इसको बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज से जो कनेक्ट करते हैं ना, तो इसको निगेटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो जो जिसको निगेटिव से कनेक्ट करते हैं वो कैथोड हो जाता है, जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट वो एनोड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो वोल्टेज लगाया गया लगभग 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज लगाया गया, हाई वोल्टेज था। इसको आप याद रखिएगा कि हाई वोल्टेज था, यूनिट नहीं याद रहे तो, मैग्नीट्यूड याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हाई वोल्टेज याद रखिए, हाई वोल्टेज। और प्रेशर बहुत कम कर दिया था, प्रेशर यहाँ कितना था, 10⁻³ mm ऑफ Hg, मतलब इतना कम प्रेशर कर दिया था कि इसके अंदर कोई भी एयर ना रहे, कोई भी एयर वगैरह ना रहे, ताकि यहाँ से जो भी पार्टिकल्स वगैरह निकलेगा उसका कोलिजन किसी और के साथ ना हो। ऐसा जब करने पर क्या देखा, जैसे ही मतलब यहाँ पर वोल्टेज हम लगा दिए ना, तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से कुछ न कुछ इनविजिबल रे यहाँ से निकलने लगा, कुछ इनविजिबल रे यहाँ से निकलने लगा, कैथोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से इनविजिबल रे निकलने लगा। और ये प्लस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब एनोड की तरफ गया। और यहाँ क्या कर दिए थे पीछे में, यहाँ पीछे में दोस्तों क्या कर दिया था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया था, जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया गया था यहाँ पर पीछे, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया था। इससे क्या हुआ ना, इससे जैसे ही ये जो यहाँ पर टकराया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये, मतलब ये चमकने लगा। चमका क्यों? इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक किया होगा। ये जो चमका, ये तभी चमकेगा जब इधर से कोई ना कोई चीज़ स्ट्राइक किया होगा। तो ये जो चूंकि कैथोड की तरफ से निकल रहा है, कैथोड कैसा है, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव प्लेट से निकल रहा था, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल दिए कि कैथोड की तरफ से कुछ न कुछ नेगेटिव चार्ज वाला निकल रहा होगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था, ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, लेकिन ये चार्ज तो तय था कि कैथोड की तरफ से चूंकि आ रहा है कोई चीज़ और ये एनोड की तरफ स्ट्राइक कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो निकलने वाली चीज़ है उसका चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। साथ ही साथ और क्या किए, ये इसके मान लीजिए इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, मतलब हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, कितना, प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए सीधे ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अभी भी पता चल गया कि इसका चार्ज कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक। और जैसे ही प्लस यहाँ पर माइनस वाला लगाए थे, माइनस वाला लगाने पर माइनस माइनस रिपेल करता है, तो ये इधर ना जाकर ये सीधे निकलने लगे, तो इन चीज़ों से कुछ ना कुछ कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन आया, ये जो कैथोड एक्सपेरिमेंट था, इसे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन हम देखते हैं दोस्तों। कंक्लूजन क्या आया है, कंक्लूजन है कि सम पार्टिकल्स arises from cathode and move towards एनोड, ठीक है। मतलब कुछ जो है कैथोड से निकल रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या गया, कैथोड रे। इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे, ठीक है। और चूंकि कैथोड से निकल रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, इट्स नेचर इज नेगेटिवली चार्ज। ये इसका अगर चार्ज देखें तो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बाद में इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और क्या देखा कि इसके अंदर मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया। क्यों, बीच में ना दोस्तों यहाँ क्या किया ना, बीच में यहाँ पर कोई मान लीजिए ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए, हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए ना, तो कभी भी आप देखिएगा जैसे सनलाइट आपके पीछे से आ रहा है और आप बीच में खड़े हैं तो आपका शैडो आगे की तरफ बनेगा, तो वही क्योंकि हम ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, तो ओपेक ऑब्जेक्ट रखने से इसका शैडो पीछे की तरफ बनने लगा। तो इससे क्या पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। दूसरा क्या किया कि यहाँ पर एक छोटा मतलब पैडल व्हील लगा दिया, जैसे ही पैडल व्हील टरबाइन की तरह लगा दिया तो ये घूमने लगा। इसका मतलब इसके पास मास भी होगा, कोई चीज़ अगर हैवी चीज़ किसी से चीज़ से टकराएगा तभी तो उसको वो घुमा सकता है ना, तो इसके अंदर मास होगा। तो मैं दे हैव काइनेटिक एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल था दे हैव काइनेटिक एनर्जी, इसके पास क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी था, ठीक। ये चीज़ हम बता दिए, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स
डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मतलब के तरफ ये मतलब डिफ्लेक्ट होने लगा, उसके तरफ जाने लगा। तो ये कुछ कंक्लूजन निकाला गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें हमको यही जानना था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया कौन, तो जे थॉमसन किए थे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ये पूरा सेटअप था डिस्चार्ज ट्यूब का। कैथोड और एनोड हम लगाए थे, कैथोड को नेगेटिव से जोड़े थे और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े थे। ऐसा जोड़ने से जब 10,000 वोल्टेज हम अप्लाई किए तब कैथोड की तरफ से कुछ इनविजिबल रे निकला जो कि एनोड की तरफ टकराया। चूंकि कैथोड से निकला तो इसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव प्लेट होता है और एनोड की तरफ जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जैसे गिरा तो वो ग्लो करने लगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाए हैं अपोजिट वाला, तो उसके तरफ ये अट्रैक्ट होने लगा। इसका मतलब इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसमें कुछ ना कुछ मास होता है और ये मास होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ये सब चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है। बाद में फिर क्या हुआ कि ये जो जे थॉमसन साहब थे E/m का वैल्यू निकाले थे। E/m का वैल्यू निकाले थे लगभग 10 की पावर 11 कूलम पर केजी निकाले थे। और साथ ही साथ एक मिलिकन थे, वो भी क्या निकाले थे, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाले थे। तो उससे जाके फिर हम क्या किए, इसका मास निकाल पाए, इलेक्ट्रॉन का जो है हम मास निकाल पाए। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10 की पावर -31 kg। -31 बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। तो इस प्रकार से बाद में इसका नाम दिया गया कि ये एक अपने आप में ये इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या किया कि एक बार ये कैथोड और एनोड इसके प्लेट को चेंज कर दिया गया, और इसके अंदर जो गैस दिए थे हम पहले, ठीक है, जो हल्का फुल्का गैस दिए थे, उस गैस को भी चेंज करें। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है, कोई भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैस बनाता है ना, गैसेस आइटम होता है, उसको हम चेंज किए, फिर भी सेम रिजल्ट आ रहा था। इसका मतलब ये अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब द E/m वैल्यू ऑफ गैस या इलेक्ट्रॉन, the E/m value of electron does not depend on nature of gas, also on electrode material। इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे या जो गैस है उसके नेचर पे भी E/m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं हो रहा था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। इसी से कह दिया कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब ऐसा पार्टिकल जो प्रत्येक मैटर के अंदर होता है, प्रत्येक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इससे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया था। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और एक और एक्सपेरिमेंट था एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसको कहते हैं, जिसको हम कैनाल रे कहते हैं। एनोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसे को कैनाल रे भी कहते हैं, इसी को कैनाल रे भी कहते हैं। ये सेम था। मान लीजिए ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड ले लीजिए। मान लीजिए हमारा कैथोड है तो कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कीजिएगा और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कीजिएगा। इसके अंदर आप क्या है कि वैक्यूम पंप भी लगाएं, लेकिन प्रेशर कितना 10 की पावर -1 mmHg, मतलब प्रेशर वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ले लिया। और 10 kV यहाँ भी हम वोल्टेज लगा दिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा करने से इस बार हम इसको परफोरेटेड रखे थे, एनोड कैथोड को परफोरेटेड कर दिए थे, कैथोड को परफोरेटेड किए थे। तो देखा गया कि कुछ जो वहाँ तो इनविजुअल था, यहाँ कुछ विजुअल लाइट रे यहाँ से, मतलब विजुअल जो है रे यहाँ से निकल रहा था और कैथोड की तरफ यहाँ पर जाके टकरा रहा था। कुछ इधर भी जा रहा था, बेस लेवल इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम था। ये जो रे था ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा था। तो इसी को चूंकि ये कैथोड से कैनाल के थ्रू पास हो रहा था, इसलिए इसका नाम ले गया कैनाल रे नाम दिया गया। आपको पूछेगा वाटर कैनाल रे, तो एनोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी पार्टिकल्स जो है कैथोड की तरफ जा रहे थे उसको हम कैनाल से पास कर रहे थे, उसको हम कैनाल रे कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो E/m का वैल्यू निकाला गया ना, तो E/m का वैल्यू नेचर ऑफ गैस, जैसे हम गैस चेंज कर रहे थे तो नेचर ऑफ गैस जो है मतलब बदल रहा था। नेचर ऑफ गैस जैसे ही E/m का वैल्यू जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ये चेंज हो रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मतलब ये तो तय था कि एनोड से जो चीज़ निकल रहा है वो पॉजिटिव है, एनोड से जो चीज़ निकलने वाला है उस पर क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वो प्रोटॉन ही है, ये मतलब पता नहीं लगा था, ठीक है।
हाँ, हाइड्रोजन के केस में जैसे E/m का वैल्यू, अगर हम हाइड्रोजन एटम अगर लेते हैं, हाइड्रोजन का एटम लेते हैं दोस्तों, उसका मास सबसे कम होता है। मास अगर कम होता है ना, तो वहाँ जो का वैल्यू आता है, वहाँ सबसे वैल्यू जो का वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है। तो उस केस में जो चार्ज होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा होता है, और वो चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन में तो प्रोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। लेकिन और दूसरे केस में चूंकि न्यूट्रॉन भी होता है, तो वो E/m का वैल्यू बदल रहा था। तो इसलिए मतलब एनाल रे एक्सपेरिमेंट जो है, कि एनोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ से कुछ बेहतर कंक्लूजन तो नहीं निकला, लेकिन इतना पता था कि एनोड से निकलने वाला कोई चीज़ जो पॉजिटिवली चार्ज है, सेम वही पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, कैनाल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम वहाँ चीज़ था। ठीक है, तो ये कैनाल रे हमारा हुआ। अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखें। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में देखिए कि नेक्स्ट वीडियो में देखिए दोस्तों, आप बताइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो देख ही सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि कैनाल रे क्या होता है। कैनाल रे, कैनाल से निकलने वाले रे को हम कैनाल रे कहते हैं। इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और याद रखिएगा एनोड से कैथोड की तरफ ये गया था, ये कैनाल रे होता है हमारा, लिख सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, अगर किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या होगा, आपस दोनों को बैलेंस कर दिया, इक्वल है, तो वो क्या होगा, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो कोई चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। हाइड्रोजन के बारे में कह रहा है, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, we have learned Dalton's atomic theory in chapter 3 which suggests that the atom was indivisible and indestructible। मतलब डाल्टन क्या बताई थी कि एटम जो है इंडिविजुअल और इंडेस्ट्रक्टिबल, उसको नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं विभाजित कर सकते हैं। बट द डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसाइड द एटम लेड द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो डाल्टन को वो एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल ही फेलियर हो गया। Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and proton are arranged। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, तो मन में ये क्वेरी आया कि भाई ये अरेंज्ड कैसे है। आपका घर है, मान लेते हैं कि आपका घर बेहतर है, बहुत बहुत अच्छा घर है, लेकिन आपके घर में आपका बेडरूम कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, आपका बाथरूम कहाँ है, आपका स्टेयर कहाँ है, ऑलराइट, आपका बालकनी कहाँ है, मतलब हॉल किस डायरेक्शन में है, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। उसी प्रकार से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता चल गया कि है, लेकिन कैसे है, इलेक्ट्रॉन सेंटर में है कि प्रोटॉन सेंटर में है, कौन किसका चक्कर लगा रहा है, दोनों आपस में मर्ज है, तो ये लोगों के मन में क्वेरी था। तो इसी से आया है स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। तो बहुत साइंटिस्ट जो है एटॉमिक मॉडल दिए थे। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले कौन दिए थे, तो जे थॉमसन, याद रखिएगा, जे थॉमसन वाज द फर्स्ट। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट टू प्रपोज ए मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने वाले सबसे पहले कौन थे, तो हमारा जे थॉमसन थे। देखिए, थॉमसन प्रपोज दैट द मॉडल ऑफ एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पडिंग। थॉमसन क्या कहते थे कि जो एटम का मॉडल होता है ना, क्रिसमस का, मतलब क्रिसमस में जो पडिंग मतलब खीर बनता है ना, उसके जैसा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर लाइक current dry fruits in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like a red edible part of watermelon, while the electrons are stunted in the positively charged sphere like the seed in the watermelon। देखिए, ये क्या बताए कि जो क्रिसमस में जो पुडिंग खीर बनता है ना, तो खीर में देखिएगा ना, तो जो पूरा जो व्हाइट पार्ट होता है खीर में, अधिकतर मान लीजिए चावल का खीर हम बनाते हैं, तो पूरा व्हाइट पार्ट होता है, और बीच में काजू किशमिश आपस में डाल देते हैं स्वाद के लिए, स्वाद अनुसार। तो जो पूरा खीर है, पूरा जो व्हाइट पार्ट है, वो क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, और उसके अंदर जो काजू किशमिश है वो कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, कहीं कहीं पर मतलब नेगेटिव चार्ज बीच बीच में धंसा हुआ है। साथ ही साथ वाटरमेलन, तो आप लोग देखें, तरबूज देखें, तरबूज में पूरा पार्ट लाल होता है और बीच में उसका जो सीड है धंसा हुआ रहता है। तो जो पूरा वो लाल वाला पार्ट है उसको उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर कहा, जिसको प्रोटॉन हम कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज था हमारा इलेक्ट्रॉन, वो कहीं कहीं पर धंसा हुआ है। मतलब जे थॉमसन साहब ऐसे बताए, तो उसी को हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब देखिए, थॉमसन प्रपोज दैट, उससे थॉमसन क्या बताए थे कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इट। ये लिखना पड़ेगा आपको कि एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से कंसिस्ट है, मतलब बना हुआ है, मतलब पूरा का पूरा उसका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है।
द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना नेगेटिव और पॉजिटिव है सब आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए जो एटम ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल होता है, लेकिन ये जो पहला चीज़ बता दिए कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन बीच में धंसा हुआ है, ये चीज़ दोस्तों यही मतलब थॉमसन साहब का क्या हुआ, ड्रॉबैक हो गया, मतलब गलत बताए थे। मतलब जैसे से आगे एक्सपेरिमेंट हुआ तो कहा ऐसा तो कंक्लूजन नहीं आ रहा है, मतलब थॉमसन का मॉडल क्या है, गलत था। Although Thomson's model explained that the atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model as we मतलब सिल्वर मतलब थॉमसन तो ये बात बता दिए थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात तो सही है, लेकिन जो वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है, ये बात का जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाया, इसका मतलब थॉमसन का मॉडल क्या हुआ, गलत हो गया। तब आया दूसरा मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम, मतलब रदरफोर्ड भी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे एटम के अंदर अरेंज्ड है। रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दस, इसके लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल इन द गोल्ड फॉइल, मतलब देखिए अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होता है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जैसे रेडियम के बारे में आपने सुना होगा, उससे कुछ ना कुछ अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे निकलते रहता है, मतलब उसका न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है दोस्तों, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए वो अल्फा बीटा गामा रे निकालते रहता है। तो इसी प्रकार से रदरफोर्ड ने कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिससे अल्फा पार्टिकल निकल रहा था। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है +2 चार्ज होता है, और मास कितना होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम का अगर न्यूक्लियस की बात करें, हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसके अंदर क्या बचेगा, चार्ज तो उसका 2 +2 और मास कितना, 4 मास ऑफ प्रोटॉन होता है हीलियम का। तो हीलियम के न्यूक्लियस के सिमिलर मान सकते हैं, बट अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं होता, याद रखिएगा। अब क्या किए, उसको क्या किया, वो गोल्ड फॉइल पे, मतलब एक पतला सा गोल्ड फॉइल ही क्यों लिए, तो गोल्ड फॉइल का हम पतला सा पतला सीट हम बना सकते हैं। आप मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में पढ़ते होंगे, क्लास 9 में 8 में भी पढ़े होंगे। मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी तो होता है कि जब हम मेटल को पीट का उसका हम वायर कन्वर्ट कर सकते उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, और मेलेबिलिटी क्या होता है, उससे हम पतला वायर बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। तो जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है उसको जो हम वायर में जो कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, और मेलेबिलिटी में उसको हम क्या करते हैं, थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थिन सीट में गोल्ड का ना बहुत पतला से पतला सीट तैयार किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ही लिया। ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज, गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट की, बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज इज पॉसिबल, मतलब जितना पतला हो सके उतना लेयर वो चाहते थे। ठीक है, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, मतलब 1000 एटम्स कितना था, थिक था, मतलब बहुत पतला था, फिर भी 1000 एटम थिक के बराबर था उसका थिकनेस। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो डबली चार्ज जो है हीलियम आयंस होता है हमारा। ठीक है, सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उसके पास मास है 4u, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर उसका मास है, इसके पास जिसके पास मास हम जाते हैं मास है और वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी, उसके पास अच्छा खासा एनर्जी होगा, मोमेंटम होगा। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom, मतलब ऐसा देखा गया, ऐसा एक्सपेक्ट था, मतलब पहले से एक्सपेक्ट था, रदरफोर्ड पहले से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो चूंकि ये जानते थे कि भाई अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन उसको डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब दूर भगाएगा। मान लीजिए पूरा एटम हमारा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और आप कोई फेंक रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव रिपल्सन होता है, इसको वापस आ जाना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्ट था। पहले से मन में तो ऐसा रहता है ना भाई हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, लेकिन कुछ जब गलत हो जाता है तब ना कहते यार मतलब हमारा तो पूरा प्लानिंग ही गलत हो गया, मतलब कुछ और चीज़ है वहाँ पर। सिंस द अल्फा पार्टिकल वेयर मच हेवियर, अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हेवियर था देन द प्रोटॉन से, ऑब्वियसली होता है अल्फा पार्टिकल का मास कितना, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का मास तो 1 मास होता है। ठीक, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, मतलब उसको लगा कि लार्ज डिफ्लेक्शन मतलब नहीं होना चाहिए। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब एकदम ही माथा घुमा देने वाला रिजल्ट यहाँ पे आया। ठीक है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ देखिए, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल,
पहला तो वही कि बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल था स्ट्रेट लाइन से पास चल कर गया, देखिए ना, ये स्ट्रेट लाइन से सीधे आया सीधे चला गया, सीधे आया सीधे चला गया, सीधे आया सीधे चला गया, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल ऐसे ही निकल गया। जबकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है प्लस, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है प्लस, और अंदर भी हम जानते थे कि प्लस है, अंदर में प्रोटॉन जो होता है वो प्लस चार्ज। अब थॉमसन बोले थे कि पूरा का पूरा प्लस पॉजिटिव स्फीयर है, तो प्लस प्लस में रिपल्सन होना चाहिए, इसको वापस आना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरा बाहर ही निकल गया, पूरा बाहर ही निकल गया, ये उसको माथा को चकरा दिया। और देखिए सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल्ड बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से निकल गए, जैसे देखते हैं ये अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से वापस आ गया, ये अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से वापस आ गया, ठीक है, कुछ स्मॉल एंगल से वापस आ गए। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, और प्रत्येक 12,000 में से एक जो अल्फा पार्टिकल है वो रीबाउंड हो गया। रीबाउंड मतलब 180 डिग्री पर वापस आ गया, जा रहा था ऐसे ऐसे जा रहा था ऐसे इसी रास्ते पर वापस आ गया। ये चीज़ ना मतलब रदरफोर्ड को माथा घुमा दिया। This result was almost as incredible as if you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it will, मतलब ये इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था कि अगर आप 15 इंच का कोई सेल मतलब गोला अगर किसी टिश्यू पेपर पर मारते हैं और वो आपके पास हिट दोबारा मतलब वापस आपको हिट कर देता है, ऐसा इनक्रेडिबल था। Let us think of an activity in an open field. To understand the implications of this experiment, let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. मतलब कह रहा है कि उसको दूसरे तरीके से देखिए, एक बच्चा किसी दीवार के सामने खड़ा है आंख बंद करके और वहाँ पर पत्थर मार रहा है और उसको आवाज़ सुनाई देता है, ही विल हियर साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल, जैसे जैसे स्ट्राइक करेगा उसको सुनाई देगा। इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स, अगर वो 10 बार करता है तो 10 बार आवाज़ सुनाई देता है। बट इफ़ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो स्टोन्स एट बार्ब्ड वायर फेंस, लेकिन अगर कोई बच्चा अंधा है, मतलब अंधा बच्चा है और बार्ब्ड मतलब क्या आप जानते होंगे, बहुत सारा दीवार जो होता है ना उसमें क्या करते हैं, तार से ऐसे घेर देते हैं, बीच बीच में गैप होता है, तो इस गैप में अगर मारिएगा तो निश्चित है कि 2-4 यहाँ लगेगा, लेकिन अधिकतर जो है इस गैप से होकर वापस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट हिट द फेंसिंग वायर, बहुत सारा जो है फेंसिंग वायर को हमारा हिट नहीं करेगा, एंड नो वंस कोई साउंड भी नहीं आएगा। दिस बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा गैप होता है फेंस में। फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग, यही रीजनिंग मतलब यही तर्क देते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला, इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? क्योंकि बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल एज इट इज पास कर रहा है, इसका मतलब एटम का अंदर अधिकतर स्पेस क्या होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, मतलब एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी है, खाली है, इसलिए जो अल्फा पार्टिकल एज इट इज बाहर निकल गया। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत कुछ पार्टिकल जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइंग वेरी लिटिल स्पेस। कुछ पार्टिकल जो जैसे ये पार्टिकल जो है डिफ्लेक्शन से वापस आया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ छोटे से स्पेस में, बहुत छोटे से स्पेस में है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and the mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. और चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गया अपने पाथ पे, इसका मतलब उसका जो सारा का सारा मास है कहीं बीच में एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है, तब ना पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण ये वापस आ गया। From the data, he also concluded that the radius of the nucleus is about 10 की पावर 5 times less than that of the radius of the atom. इससे ये बताया कि जो न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड डिस्कवरी किए थे कि जो मान लीजिए एटम का अगर साइज हमारा 10 की पावर -10 AMU है, ठीक है, 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम है, तो हमारा जो 10 की पावर -10 मीटर मान लिए, तो जो हमारा न्यूक्लियस का साइज होता है कितना, 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर मतलब 1 लाख गुना छोटा होता है हमारा न्यूक्लियस एटम के कंपेरिजन में। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of atom, which had the following reach, मतलब इसके बाद ये अपना मॉडल दिया पहला कि there is a positively charged center in the atom called the nucleus, मतलब न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ही बताई थी कि एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस के अंदर ही रिजाइड करता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर और पाथ, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा। अब ये नया चीज़ बताए थे रदरफोर्ड, ये नया चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ सूरज का चक्कर लगा रहा है ना, सारा प्लेनेट सूरज का चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहा है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एटम के कंपेरिजन में। तो रहने दीजिए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एटम हम कल पढ़ाएंगे, फिर बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ाएंगे दोस्तों। तो कल अपना मेजर पोर्शन हो जाएगा, आज भी अपना मेजर पोर्शन हो जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई क्वेरी है तो वो भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।